तुम गाड़ी निकालो विवेक, मैं तैयार हूँ, कहते हुए रितिका खुशी से बाहर दरवाजे की तरफ मुड़ी। विवेक कार लेकर मेन गेट पर इंतजार करने लगा। रितिका कार के अंदर आकर बैठ गई। बड़ी खुश लग रही हो रितिका, विवेक ने शरारती अंदाज में कहा। मायके में फंक्शन हो तो हर लड़की खुश होती है। विवेक, तुम्हें पता है मेरी दीपाली दीदी से अभी बात हुई, वो अभी निकल गई है, रितिका ने चहकते हुए कहा। विवेक बोला, रितिका तुम मायके से वापस कब तक आ जाओगी? तुम तो जानती हो तुम्हारे बिना यहाँ घर की क्या हालत हो जाती है। रितिका बोली, पतिदेव जिम्मेदारियाँ कभी खत्म नहीं होंगी, कम से कम मुझे 2-3 दिन तो मायके का लुत्फ उठाने दो। तुम तो जानते ही हो हर लड़की को अपने मायके से कितना लगाव रहता है, और माँ पापा के चले जाने के बाद भी भाई अमन ने हमें कभी उनके ना होने का एहसास नहीं होने दिया। विवेक बोला, हाँ रितिका जानता हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ वापस कब आओगी, वरना तुम्हारी याद में मैं यहाँ सूख जाऊँगा। रितिका बोली, कुछ भी बोलते हो, रहने दो, मैं जाऊँगी तो तुम्हें तो खुशी हो रही होगी, सोच रहे होंगे अच्छा हुआ अब 2-3 दिन कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तुम चाहो तो शाम के फंक्शन के बाद तुम भी मेरे मायके रुक जाओ। विवेक बोला, नहीं बाबा नहीं, मैं रात को वापस अपने घर आ जाऊंगा, तुम्हारा मायका तुम्हें ही मुबारक हो। और दोनों हंस पड़े। रितिका बोली, मेरी अभी फ़ोन पर दीपाली दीदी से बात हुई थी, वह भी मायके आने के लिए निकल चुकी है। विवेक बोला, साड़ू साहब भी आ रहे हैं ना? रितिका बोली, नहीं विवेक, जीजाजी नहीं आ पाएंगे। तुम तो जानते ही हो जीजाजी ऑफिस से एक दिन भी छुट्टी लेते हैं तो उनकी पगार कट जाती है, और दीपाली दीदी के घर के हालात तो आप जानते ही हो। रितिका और दीपाली दोनों बहनें अपने मायके जा रही थी। उनके इकलौते भाई अमन व भाभी नंदनी की बेटी का 5वां जन्मदिन था, जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला था। नंदनी भाभी रितिका और दीपाली को देखकर बड़ी खुश हुई। शाम को फंक्शन था जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। अमन ने दोनों बहनों का स्वागत किया और उनको उनके कमरे में सारी व्यवस्था करके दे दी। अमन का घर बहुत बड़ा था, इसलिए फंक्शन घर में ही रखा गया था। मेहमानों के लिए खाना सारा बाहर से ही मंगवाया गया था। अमन बोला, खाना तो पूरा बाहर से आ रहा है, मगर मेहमानों को डिस्पोजल थालियों में खाना नहीं देंगे, उनके लिए बर्तन घर में से ही निकाले जाएंगे, क्योंकि खाना सर्व करते समय वे थालियां उड़ जाती हैं। और सही बोलूं तो मुझे कभी डिस्पोजल ग्लास और प्लेट पसंद ही नहीं है। नंदनी बोली, हमारे पास अनगिनत बर्तन हैं, आप चिंता मत करिए, मैं काम वाली बाई रेखा से सारे स्टील व कांच के बर्तन निकलवा लूँगी, और खाना सभी को उसी में सर्व किया जाएगा। नंदनी बोली, अमन, सभी मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट में चांदी के सिक्के देने थे, वे आप ले आए हैं ना? अमन बोला, हाँ, ज्वेलर्स वाले का कारीगर घर आकर दे गया। प्रकाश भाई बोल रहे थे इतने सारे सिक्के हैं तो घर ही भिजवा देता हूँ। रितिका और दीपाली भाई भाभी की शानो शौकत से बहुत खुश थे। दोनों को याद है बचपन के वह दिन जब माता पिता ने अपनी खुशियों को मारकर अमन को पढ़ाया लिखाया था, और आज अमन के पास अपार संपत्ति थी, बस माँ पापा यह देखने के लिए जिंदा नहीं थे। दीपाली बोली, रितिका, आज माँ पापा होते तो अमन की सफलता देखकर कितने खुश होते ना? रितिका बोली, हाँ दीदी, भाई भाभी के तो मज़े हैं। अच्छा छोड़ो यह सब, दीपाली दीदी, और यह बताओ, आपको पता है ना नंदनी भाभी शाम को 30,000 की लहंगा पहनने वाली हैं? उनका फ़ोन आया था और वे कह रही थी सभी को लहंगा पहनना है, तो मैं भी लहंगा लाई हूँ। दीदी, आप याद से लहंगा लाई है ना? रितिका ने उत्साहपूर्वक पूछा। हाँ रितिका, मैं लहंगा लाई तो हूँ, मगर बहुत भारी वाला लहंगा नहीं है मेरे पास। यह देख, दीपाली ने अपना लहंगा सूटकेस में से निकाला। हाँ दीदी, ठीक तो है,
वैसे मैं 2 लहंगे लाई हूँ, देखो आपको जो पसंद आए आप पहन लेना। रितिका ने अपने दोनों लहंगे दीपाली दीदी को दिखाए। दीपाली की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, यह बात रितिका जानती थी, इसलिए रितिका हमेशा सब कुछ एक्स्ट्रा ही लेकर आती थी ताकि वह अपनी महंगी चीज़ें दीपाली दीदी को भी पहनने दे पाए। मगर दीपाली दीदी बहुत स्वाभिमानी थी, इसलिए रितिका उनको कभी एहसास नहीं होने देती थी कि वह जानबूझकर 2 चीज़ें लाई है, क्योंकि दीपाली दीदी जल्दी से किसी दूसरे की चीज़ हाथ नहीं लगाती थी। उनका मानना था कि हमारी परिस्थिति जितनी हो हमें वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए, किसी और की महंगी चीज़ें पहनकर दिखावा क्यों करना। दीपाली बोली, नहीं रितिका, जब मैं अपना लहंगा लाई हूँ तो तुम्हारा लहंगा क्यों पहनूं? दीदी यह मेरा प्यार है, आप पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, कहकर रितिका ने जबरन दीपाली को लहंगा पकड़ा दिया। दीपाली को ना चाहते हुए लहंगा लेना पड़ा, मगर शाम को जब उसने रितिका का लहंगा पहना तो उसे बहुत खुशी हुई और वह रितिका से बोली, अच्छा हुआ रितिका, तुमने मुझे यह लहंगा पहनने दिया, वरना मेरा लहंगा तो बहुत हल्का था, शायद इस फंक्शन में पहनने लायक भी न था। शाम को फंक्शन में बहुत रौनक लगी थी। नंदिनी भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने सर से पांव तक सोनों के आभूषण पहने थे। पहने भी क्यों ना, अमन भैया लाखों में कमाते थे। नंदिनी भाभी पूरे फंक्शन में अपने मायके वालों और अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त थी। वैसे भी नंदिनी भाभी को अपनी हाई फाई सोसाइटी के लोगों के साथ रहने की इतनी आदत बन चुकी थी कि उन्हें कोई दूसरा सामने नज़र ही नहीं आता था। दोनों बहनें रितिका और दीपाली ने मिलकर सभी मेहमानों का खूब ध्यान रखा ताकि किसी को यह महसूस ना हो कि जिनके फंक्शन में आए हैं उसे बात तो करने की फुर्सत भी नहीं है। हाँ, अमन सभी के बराबर इज्जत दे रहा था। अमन का स्वभाव था ही कुछ ऐसा, बहुत व्यवहारिक। अमन बिल्कुल अपने पापा मधुसूदन जी की तरह था। वो भी लोगों को बहुत इज्जत दिया करते थे। सभी मेहमान खाना खाकर घर जा चुके थे। अमन बोला, कैसा रहा दीदी फंक्शन? आप लोगों को किसी चीज़ की कमी तो नहीं लगी ना? रितिका और दीपाली बोली, भाई फंक्शन बहुत अच्छे से रहा, तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज किया था। थोड़े बहुत गप्पे मारकर भाई बहन अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। नंदिनी भाभी के मायके वाले रात को किसी वजह से बेटी के घर रुक नहीं पा रहे थे, इसलिए नंदिनी भाभी अपने मायके वालों को छोड़ने उनके गेट तक गई हुई थी। रसोई से आ रही आवाज़ से सुबह रितिका की नींद उड़ी। वह रसोई में आकर बोली, दीपाली दीदी, यह क्या, आप सुबह सवेरे जल्दी उठकर रात के बर्तन मांज रही हैं और नंदिनी भाभी अभी तक उठी भी नहीं है। रितिका कल रात फंक्शन खत्म होने के बाद नंदिनी भाभी बता रही थी कि आज उनकी काम वाली बाई नहीं आने वाली है। मेरी नींद सवेरे जल्दी उड़ गई तो मैंने देखा सिंक में बहुत बर्तन जमा हो चुके हैं, इसलिए बर्तन घिसने बैठ गई। रितिका बोली, दीदी नंदिनी भाभी की पहचान में तो ढेरों काम वाली बाई हैं, एक फ़ोन घुमाएंगी तो 10 आ जाएंगी। वैसे भी नंदिनी भाभी कहती हैं कि कभी भी उनकी काम वाली बाई छुट्टी लेती हैं तो वह किसी और बाई को बुलवाकर घर के सारे काम करवा लेती हैं। और कल रात तो इनके घर इतना बड़ा फंक्शन था तो आज का काम बहुत ज़्यादा है, वे आज किसी न किसी बाई को बुलाकर यह सारा काम करवा ही देंगी। फिर आप क्यों इतने सारे बर्तन अकेली करने बैठ गई हो? एक बार नंदिनी भाभी को उठ जाने दो, फिर वे क्या बोलती हैं यह तो सुन लो। अगर वे कहेंगी कि हमें हाथ से ही सारा काम करना पड़ेगा तो हम तीनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। आप आओ बाहर बैठते हैं, मैं चाय बना देती हूँ, पहले चाय पी लेते हैं। दीपाली बोली, रितिका तुम एक तरफ चाय चढ़ाओ, मैं थोड़े बर्तन कर देती हूँ, फिर साथ बैठकर चाय पियेंगे। वैसे भी देखो ना, सुबह के 10 बजने वाले हैं और नंदिनी भाभी कब उठेगी क्या पता। तब तक यह रात के जूठे बर्तन ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसलिए मैं थोड़े घिस कर आती हूँ।
रितिका बोली, आप भी ना दीदी, एक बार भाभी उठ जाती और बता देती कि बाई का क्या माजरा है, फिर साथ काम कर लेते, मगर आप तो जिद्दी हैं, कहाँ सुनने वाली हैं। रितिका जानती थी दीपाली दीदी काम करने में किसी की नहीं सुनती थी और इसी बात का फ़ायदा उठा जाती थी नंदिनी भाभी। रितिका के पति विवेक खुद बहुत अच्छा कमाते थे, इसलिए नंदिनी भाभी रितिका की बहुत इज्जत करती, मगर दीपाली के पति इतना खास नहीं कमाते थे और दीपाली दीदी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, जिस वजह से नंदिनी भाभी को पता होता था कि अगर दीपाली दीदी को कुछ कह दिया जाए तो दीपाली दीदी वह काम पूरा कर ही लेंगी। इसी का नतीजा था कि नंदिनी भाभी को घर में रात के पड़े बर्तनों की कोई फिक्र नहीं थी और दीपाली दीदी उठकर सवेरे से बर्तन करने बैठ गई थी। रितिका मन में सब समझती थी, मगर बोलकर बुरी नहीं बनना चाहती थी। दीपाली दीदी स्वभाव से सरल थी, इसलिए वह कभी भाभी की बुराई सुन नहीं पाती थी। चाह कर भी रितिका उन्हें अपनी भाभी का यह रूप नहीं दिखा पाती थी और नंदिनी भाभी को आज किसी बाई को बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपाली दीदी जो घर में है। रितिका यही सोच रही थी कि उसे नंदिनी भाभी की जोर से आवाज़ आई। नंदिनी भाभी चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आई, मेरा सोने का नेकलेस नहीं मिल रहा है। सभी यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। नंदिनी भाभी बोले जा रही थी, मैंने सब जगह देख लिया मगर नेकलेस कहीं नहीं मिला। अमन, दीपाली, रितिका और नंदिनी सभी नेकलेस ढूंढने लगे, मगर नेकलेस कहीं नहीं मिला। दोपहर का खाना बनाकर दोनों बहनें और नंदिनी भाभी साथ में खाना खाने बैठे। तब नंदिनी भाभी ने बातों बातों में कहा, कहीं गलती से आप लोगों के बैग में ना चला गया हो। दीदी, आप लोग अपना बैग चेक कर लीजिएगा। यह सुनकर रितिका को गुस्सा आ गया और वह बोल पड़ी, भाभी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? सोने का नेकलेस ऐसे कैसे बैग में चला जाएगा? रात के फंक्शन के बाद बस हम लोगों ने कपड़े बदले और सो गए। हम में इतनी अकल की कमी नहीं है कि बैग में सोने का नेकलेस चला जाए और हमें पता भी नहीं चले। दीपाली ने बात संभालते हुए कहा, भाभी, हम अपना बैग भी एक बार चेक कर लेंगे। नंदिनी अमन से कमरे में जाकर बोली, मुझे आपकी दीपाली दीदी पर शक है, कहीं उसने ही मेरा नेकलेस चोरी ना कर लिया हो। वैसे भी उसकी परिस्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। अमन बोला, नंदिनी, पागल हो गई हो क्या? जानती भी हो तुम मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हो? नंदिनी बोली, हाँ जानती हूँ, देखा था कल फंक्शन में। रितिका दीदी का लहंगा पहनकर घूम रही थी, एक लहंगा लेने की औकात नहीं है उनकी। रितिका ने यह सारी बातें सुन ली और वह दीपाली दीदी से आकर बोली, दीदी, हम अभी यहाँ से चले जाएंगे, हमें अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। दीपाली बोली, ऐसा भी क्या हो गया रितिका? रितिका अपनी दीदी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह कुछ बोली नहीं। उतने में नंदिनी की बेटी आई और सभी से बोली, मम्मा, यह देखो मुझे बेड के नीचे से क्या मिला। देखा तो नंदिनी भाभी का नेकलेस था, जो उन्होंने रात को उतारकर ऐसे ही रख दिया था और वह बेड के नीचे जा चुका था। रितिका को यह देख बड़ा गुस्सा आया और वह कहने लगी, भाभी, आप अपना सामान कभी सहेज कर नहीं रखती और बाद में दूसरों पर आसानी से इल्ज़ाम लगा देती हैं। मुझे आज भी याद है जब आपकी गोद भराई थी और आपने अपना रियल पर्ल वाला हार किचन की ट्रॉली में ऐसे ही छोड़ दिया था और सबका बैग चेक करने को कहा था। हाँ, हम मानते हैं आप हमसे कई गुना अमीर हो, इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं। आपका यही रवैया रहा तो शायद लोग आपके घर आना पसंद ना करें। दीपाली दीदी से जब कुछ काम निकलवाना हो तो आप आसानी से निकलवा लेती हैं, मगर आज नेकलेस गायब होने पर आपको उन्हीं पर शक होने लगा। वाह भाभी वाह, मैं जानती हूँ आप चाहती तो आज भी किसी बाई को बुलवाकर घर के काम भी करवा सकती थी, मगर आपने जानबूझकर बाई को नहीं बुलाया।
ताकि दीपाली दीदी उठकर घर के काम कर ले। भाभी किसी की अच्छी परिस्थिति नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि आप उसका फ़ायदा उठाएं। वह तो दीदी सरल स्वभाव की हैं, इसलिए आपका पाखंड समझ नहीं पाती हैं। नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दोनों बहनों से माफ़ी मांगी। भाभी, हम आपको माफ़ी नहीं मंगवाना चाहते, बस यही चाहते हैं कि आप अपना सामान सहेज कर रखें। यूं बेवजह दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं, दीपाली ने धीरे से कहा। रितिका बोली, दीपाली दीदी, आप महान हो जो इतना सब कुछ होने के बाद भी इनसे शांति से बात कर रही हो। मगर मैं कह देती हूँ, जिस घर में मेरा और मेरी बहन का अपमान हो, ऐसे मायके से मेरा कोई वास्ता नहीं। ऐसे मायके से तो बिन मायके रहना अच्छा है। अमन बोला, बहन प्लीज़ ऐसा मत कहना कभी। मैं नंदिनी की तरफ से तुम दोनों बहनों से माफ़ी मांगता हूँ, मगर कभी आपने मायके ना आने की बात मत करना। दीपाली बोली, भाई, माँ पिता के जाने के बाद मायके आकर बस तुझमें उनकी छवि महसूस करती हूँ, वरना ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ समझती नहीं, बस चुप रहती हूँ ताकि मेरा मायका बना रहे। रितिका भी बोली, भाई, तुम्हारा मुंह देखकर ही तो अब तक मायके आते थे। नंदिनी भाभी ने कभी ऐसा व्यवहार रखा ही नहीं कि मायके आने की इच्छा हो। दीपाली और रितिका ने अपनी भाभी को माफ़ तो कर दिया, मगर अब मायके आना बहुत कम कर दिया था। जहाँ अपने स्वाभिमान को ठेस पहुँच जाए, वहाँ से इंसान का मोह खत्म हो जाता है। और कुछ यही हुआ दोनों बहनों के साथ। भाभी के ऐसे रवैये से मायके का मोह भी खत्म हो गया। दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।